फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम एक और अहम टॉपिक कवर करने लगे अपनी करंट अफेयर्स की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वहाँ से। और आज हम एक ऐसी डेवलपमेंट में बात करेंगे जो कि बाज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 18th अमेंडमेंट के बारे में। जी हाँ, ये वही अमेंडमेंट है जो 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की थी। और आज 2020 में जबकि इमरान खान की हुकूमत है, तो इस 18th अमेंडमेंट को लेके वो थोड़े नाखुश हैं और इसमें कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो हम जानेंगे कि 18th अमेंडमेंट थी क्या, इसके क्या असरात बने, क्या कौन से इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आज हम देख रहे हैं, इसके पॉजिटिव क्या हैं, क्या इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। और हम जानेंगे कि NFC अवार्ड क्या है और किस तरह से सूबों में पैसे तकसीम वगैरह होते हैं। और लास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाई PTI गवर्नमेंट वांट्स टू चेंज द 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के अंदर कौन सी वो चेंजेस हैं जो PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत चेंजेस करना चाहते हैं, जो कि जैसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम 18th अमेंडमेंट को कुछ चेंज करना चाहते हैं। इवन असद उमर ने एक TV प्रोग्राम में आके कहा कि जी हाँ, मैं अपोजिशन के जो मेंबरान हैं मैं उनसे राब्ते में हूँ 18th अमेंडमेंट को लेकर, उसके अंदर जो चेंजेस है उसको लेकर। तो देखेंगे कि 18th अमेंडमेंट में वो कौन सी चेंजेस है जो कि PTI गवर्नमेंट चाहती है। आज के इस लेक्चर में ये तीन चीज़ें कवर करेंगे 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड और PTI गवर्नमेंट क्यों 18th अमेंडमेंट को चेंज करना चाहती है। तो चलिए, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले हम 18th अमेंडमेंट जो है, मैं आपको बता दूं कि अमेंडमेंट जो टर्म है, अमेंडमेंट जो वर्ड है, वो आप बाज़ का हमेशा सुनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन समझा दूं, कॉन्स्टिट्यूशन बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आप एक अगर ह्यूमन को लेके, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेके, तो उसके अंदर जो स्केलेटन होता है ना, जो बोन्स होते हैं जो कि उसको सपोर्ट देते हैं, उसको चलने में मदद करते हैं, उसे रन करने में मदद करते हैं, उसको काम करने में मदद करते हैं। सेम इक्वल किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसकी सपोर्ट होता है, वो उसकी स्ट्रेंथ होता है, वो उसे अपने काम करने में मदद करना है। सूबे कैसे काम करेंगे, फेडरल हुकूमत कैसे काम करेगी, प्राइम मिनिस्टर के कौन से इख्तियार आते हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के कौन से इख्तियार आते हैं, चीफ मिनिस्टर के कौन से इख्तियार आते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कौन से इख्तियार होते हैं, आपके चीफ जस्टिस के कौन से इख्तियार होते हैं, आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं, आपके जो ब्यूरोक्रेसी उनके क्या इख्तियार वगैरह होते हैं। ये सब कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो उसे सज़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सारा कुछ होता है जो एक तरह से कंट्री को रन करने के लिए, कंट्री को गवर्न करने के लिए, कंट्री को फंक्शन करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो जंगल का कानून बन जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर लोग होगा वही उसकी बात चलेगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी एक तरह से सिविलाइज स्टेट, एक तरह से महज़ब स्टेट होती है, तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके बंदे जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करता है, किसी कानून को ब्रेक करता है, तो उसे सज़ा मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बैकबोन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ होती है। कंट्री को रन करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट कहते थे चेंज को। बाज़ का हमने कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में बना दिया, लेकिन अब चल रहा है 2020। तो इस साल में एक तरह से कुछ चेंजेस आ गई होंगी, जिसमें जो कानून बना था आज के दौर में वो फिट नहीं बैठता। बाज़ का ऐसा होता है कि आपने कानून बहुत पहले बना दिया, लेकिन अब आप उस कानून में तब्दीली लाना चाहते हैं, आप उस कानून को चेंज करना चाहते हैं। जैसे अगर किसी के मर्डर की सज़ा आपने जो 1947 में कानून बना, उसकी 2 साल सज़ा थी, 3 साल सज़ा थी, लेकिन अब आप उसकी सज़ा बढ़ा के 10 साल करना चाहते हैं, तो आपको कानून में क्या करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, मीन्स आपको चेंज करनी पड़ेगी।
तो ये 18th अमेंडमेंट का क्या मतलब है कि मींस पाकिस्तान का जो आइन जो कि 1973 से चला रहा है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब उनकी हुकूमत आई थी तो उन्होंने बनाया था। उससे पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा आइन था 1973। उसके बाद जो भुट्टो का कानून चला है उसमें 17 टाइम मींस 18th अमेंडमेंट से पहले एक तरह से अमेंडमेंट हो चुकी थी कि हम ये चेंज करें, भुट्टे का ये कानून हम चेंज करें। तो जब भुट्टे का पहली दफ़ा जो कानून चेंज हुआ 1973 का जो आइन, तो उसे फर्स्ट अमेंडमेंट कहा गया होगा। जो सेकंड दफ़ा हुआ होगा तो उसे सेकंड दफ़ा कहा गया, मीन्स सेकंड अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट्स चेंज कि हमने चेंज कर दी। तो 18th अमेंडमेंट से पहले 17 टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाला चला चेंज हुआ है। ये जो 18th अमेंडमेंट थी मीन्स ये 18 दफ़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेंज हुआ है, तो इससे कहा जाता है 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट एक तरह से एक बहुत बड़ा कानून था, इसके अंदर बहुत बड़ी चेंजेस लाई गई थी हमारे पाकिस्तान के आइन में। एक तरह से इसी सूबों के मसलों पे, इस फेडरेटिंग यूनिट्स की प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपना ईस्ट पाकिस्तान खो चुके थे, जिसे हम आजकल बांग्लादेश कहते हैं। इन्हीं गवर्नेंस के शूबे के फेडरेशन का क्या रोल होगा, एक तरह से सूबों का क्या रोल होगा, तो इन्हीं अख्तियारात की जंग को लेके, रिसोर्सेज की जंग को लेके, पावर्स की जंग को लेके हम अपना ईस्ट पाकिस्तान खो चुके थे। तो ये जो आइन है और उसके अंदर जो इख्तियारात होते हैं, ये बड़ी बात होती है, इसे हमें समझना चाहिए। आज हम जानेंगे कि 18th अमेंडमेंट क्या है, NFC क्या है, और पीटीआई गवर्नमेंट को क्या एक प्रॉब्लम है इमरान खान की गवर्नमेंट के, वो चेंज करना चाहते हैं इनके अंदर। तो पहले हम 18th अमेंडमेंट, मैंने आपको समझा दें कि अमेंडमेंट क्या है। उससे पहले ये कानून 1973 वाला 17 टाइम चेंज हुआ है। आज जो ये 2010 में हुआ था, तो ये 18 टाइम था जब ये कानून चेंज किया गया था। उसमें कुछ एड या उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। द 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। पास्ड बाय नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अप्रैल 8, 2020। मैं आपको ये बता दूं कि गालबन जब मैंने 2020 का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें किसी एक पेपर में ये सवाल आया था कि 18th अमेंडमेंट शायद कब पास हुई। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो 18th अमेंडमेंट थी वो पास की थी 8 अप्रैल 2010। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2010 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी, मिस PTI और PP की हुकूमत थी। आसिफ अली जरदारी सदर थे। तो ये जो 18th अमेंडमेंट हुई है ये 8 अप्रैल 2010 को हुई है। और मैं आपने आपको बताया कि वहाँ उस वक्त हुकूमत थी हमारे पीपल्स पार्टी की। आपसे सवाल है कि मुझे बता दें कि 2008 में जब उनकी हुकूमत आई थी PP के, तो उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपके लिए सवाल है, ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताना है। अब इस 18th अमेंडमेंट के अंदर जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हम इसे कवर करेंगे। रिमूविंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैं आपको पॉइंट्स बताता चलूँ, पेन भी ले लूँ। रिमूविंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट यूनिलैटरली, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में ये सदर से इख्तियारात लिए, ख़ास तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि 18th अमेंडमेंट जो थी एक तरह से जो सदर के जो पावर से, जो प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात थे उनको काटे गए थे। ये एक तरह से सदर अगर परिंदा था तो 18th अमेंडमेंट की वजह से उसके जो पर थे वो काट गए थे। क्योंकि तारीख़ में अगर देते हैं तो बाज़ प्रेसिडेंट्स ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया, जैसे फारूक जो हमारे जो फारूक लगारी थे उन्होंने किया था, ज़ियाउल निंदा उन्होंने किया था। तो ये जो अख्तियार था कि सदर कभी भी जहाँ मुशर्रफ थे उन्होंने किया था। तो 18th अमेंडमेंट की बदौलत, 18th अमेंडमेंट के आने के बाद सदर से, प्रेसिडेंट से ये इख्तियारात लिए गए कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये उसके पास अब पावर नहीं। क्योंकि उससे पहले 18th अमेंडमेंट के बाद सदर जब चाहे किसी भी हुकूमत की गवर्नमेंट को गिरा सकता है। जैसे नवाज शरीफ की बेनज़ीर भुट्टो की 90s में हुकूमत गिराई गई थी सदर के बाद। तो ये अख्तियार उससे लिया गया कि सदर, क्योंकि सदर जो होता है लाता तो उससे पार्टी है, लेकिन होता है कि इस्टेब्लिशमेंट से मिलने के बाद वो मूड बना लेता है, चेंज लाता है और एक तरह से पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर को चलता बनता रहे। तो उनसे ये अख्तियारात लिए गए कि अब उनके पास ये पावर नहीं होगी कि वो एक तरह से नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें। टर्निंग पाकिस्तान फ्रॉम सेमी प्रेसिडेंशियल टू पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, क्योंकि उससे पहले
प्रेसिडेंट के पास कुछ इख्तियारात थे, कुछ इख्तियारात जो थे सदर के पास थे और कुछ जो इख्तियारात होते थे वो प्राइम मिनिस्टर के पास थे। तो 18th अमेंडमेंट से पहले जो कि एक सेमी प्रेसिडेंट, सेमी मींस हाफ, कि कुछ इख्तियारात जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास है, कुछ आपके इख्तियारात जो थे वो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन 18th अमेंडमेंट का ये पार्लियामेंट रिपब्लिक में कि सारे जो पावर्स आ गए, सारे जो इख्तियारात आ गए वो पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट के पास आ गए। इवन एट द प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर अकेले ज़्यादा फैसले नहीं ले सकता है, उसको अपनी कैबिनेट से उसकी अप्रूवल चाहिए। अभी जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मसला आया, उनको दोबारा टेन्योर देने का मसला आया था, तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट से एक परमिशन लेनी थी, उनके भी वोटिंग लेने थे कि मैं बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना चाहता हूँ, मुझे आपका भी वोट वगैरह चाहिए। तो आज के दौर में 18th अमेंडमेंट के पास जो पावर्स थे वो पार्लियामेंट के पास आ गए। तो ये एक तो सदर से इख्तियारात लिए गए कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते 18th अमेंडमेंट के बाद, और जो सेमी प्रेसिडेंट जल्दी के सदर के पास। अब आज के दौर में 18th अमेंडमेंट के बाद सदर का किरदार एक सेरिमोनियल है कि अगर कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ जाके वो अटेंड कर ले। जैसे 23 मार्च की परेड होती है तो सदर वहाँ जाके बैठते हैं, उनके पास ए सच कोई इख्तियारात वगैरह इतने नहीं होते। और ये एक और चीज़ हुई थी, रीनेमिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जैसे हम NWFP प्रोविंस कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये जो प्रोविंस था जिसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे सरहद कहा जाता था, इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, क्योंकि ज़्यादातर जो KPK में जैसे हम कहते हैं, जैसे हम पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, उसके अंदर पश्तून लोग हैं। तो पश्तून लोगों की ये डिमांड रही है 1947 से कि उनके इस सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा जाए। तो पश्तून वहाँ ज़्यादा है, और भी इथनिक कम्युनिटीज़ हैं लेकिन पश्तून ज़्यादा है। तो सदर जरदारी ने उनकी इस हुकूमत ने उसका नाम जो NWFP पहले लिखा जाता था उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया था। ये एक और 18th अमेंडमेंट आपसे अगर पूछा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा का नाम कब चेंज हुआ, तो 18th अमेंडमेंट के बाद वो चेंज हुआ था। अब हम बात करते हैं, द पैकेज वाज इंटेंडेड टू काउंटर स्वीपिंग पावर्स अमास बाय प्रेसिडेंसी। इसका मकसद क्या था कि जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट से उनको काउंटर किया जाए, और ये उनके पावर्स जो कि जनरल मुशर्रफ, क्योंकि आपको याद हो जाए 2008 में बेनज़ीर भुट्टो जिनका कत्ल हुआ था, तो उनके बाद 2008 के बाद PP की हुकूमत थी, लेकिन उससे पहले 1999 से लेकर मुशर्रफ की हुकूमत थी, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ को जो तैयारा हाईजेक का केस में उसमें एक तरह से एग्जाइल कर दिया था, उसके नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया था और ख़ुद वो प्रेसिडेंट बन गए थे। और जो ज़िया-उल-हक थे, जैसे इन्होंने भी क्या किया था कि जो जुल्फ़िकार भुट्टो थे उनकी हुकूमत का तख्ता उलट के अपनी हुकूमत बना ली थी। तो ये दोनों आप डिक्टेटर देख लें, उन्होंने 10 साल तकरीबन हुकूमत की, एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। तो ये भी एक कोशिश थी कि 18th अमेंडमेंट का ये जो आर्मी आ जाती है, या ये जो एक तरह से अभी तक एक तरह से किसी भी एट दैट टाइम किसी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने 5 साल जो हुकूमत में मिलते हैं, कानून में मिलते हैं, 97 के आइन के मिलते हैं, उन्होंने पूरे नहीं किए थे। तो एक तरह से कोशिश की गई कि 18th अमेंडमेंट के तहत, जैसे कि अगर कोई ऐसा वाक़या ना, कोई और ज़िया-उल-हक ना पैदा हो, मुशर्रफ पैदा ना हो, तो उसको भी काउंटर किया गया। अब मैं आपको और बता दूं, द अमेंडमेंट बिल वा पास बाय सेनेट। पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो नेशनल असेंबली है उसके 2 हाउसेस हैं, एक लोअर हाउस होता है, दूसरा सेनेट होता है। अगर आपने कोई भी कानून, पहले क्या होता है कि किसी भी हाउस में पेश होता है, लेकिन अमूमन वो नेशनल असेंबली में पेश होता है। तो वहाँ पे जब कोई बंदा अगर तालीम पे, किसी एजुकेशन पे, किसी मैरिज पे अगर कोई कानून पेश करता है, तो पहले उसके ऊपर वोटिंग नेशनल असेंबली में होगी, बाद में ये सेनेट पे आएगा। अगर सेनेट में भी पास हो जाता है, और सेनेट में हर 4 सूबों की नुमाइंदगी इक्वल होती है, सिंध के भी 25 मेंबरान होते हैं, 22 मेंबरान, पंजाब के भी 22 मेंबरान होते हैं, KPK के भी 22 मेंबरान होते हैं, और बलूचिस्तान के भी 22 मेंबरान होते हैं, तो इक्वल होती है। तो नेशनल असेंबली से जो बिल आता है सेनेट में आता है। तो ये जो 18th अमेंडमेंट था ये सेनेट से पास, 8th
अप्रैल को मैंने आपको बता दिया कि 8 अप्रैल से ये नेशनल असेंबली वो 15 अप्रैल 2010 को ये पास हुआ था हमारे सेनेट से। और जब सेनेट से पास हो जाता है तो ये सदर के पास दस्तखत के लिए जाता है। सदर उसे काउंटर नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर सदर समझते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस होनी चाहिए तो नोट लगा के भेज सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये चेंजेस होनी चाहिए, आप देख लें, दोबारा कर लें। तो वो सच होता है, प्रेसिडेंट के इतने अख्तियार होते हैं, लेकिन ज़्यादा वो रिजल्ट नहीं कर सकते। और इट बिकेम द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन प्रेसिडेंट आसिफ, और ये आपको पता होना चाहिए कि 18th अमेंडमेंट को जो साइन जिस सदर ने किया था वो आसिफ अली जरदारी थे। इन्होंने खुद प्रेसिडेंट होकर अपने जो पावर से इख्तियार थे वो कम कर दिए आसिफ अली जरदारी ने। उन्होंने सिग्नेचर की थी सदर ने 8 को नेशनल असेंबली में, 15 को आपकी सेनेट ने, और 19 अप्रैल को सदर ने दस्तखत करके इसे कानून बना दिया। और सदर ने क्या किया, अपने जो इख्तियारात थे, अपने जो पावर थे, एक तरह से उन्हें क्लिप कर दिया, उन्होंने काट दिए कि वो इतने पावर व इख्तियारात नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो पार्टी को एक तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करना चाहते थे, इनको मजबूत करना चाहते थे। The power of president to dissolve the parliament was enacted by 8th amendment to the constitution by Pakistan during the president of जनरल मोहम्मद ज़िया। अब आपको ये पता था चलो कि सदर को ये इख्तियारात किसने दिया था कि वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व करे। तो इसको जानने के लिए आपको पढ़ना चाहिए 8th अमेंडमेंट। ये जो जहाँ पे लिखा है 8th अमेंडमेंट, ये डाली थी मोहम्मद ज़िया ने, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे हमारे भट्टो साहब के। तो उन्होंने जब ये उनकी हुकूमत उल्टाई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की। और इस 8th अमेंडमेंट के बाद 18th अमेंडमेंट प्रेसिडेंट से ये इख्तियार लेती है कि वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। और उससे पहले ये जो 8th अमेंडमेंट थी ये सदर को इख्तियार देती थी कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। देन द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म बाय 13th अमेंडमेंट। तो 13th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया था। जब सेकंड टाइम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सदर का ये इख्तियार कि वो, क्योंकि एक दफ़ा सदर ने नवाज शरीफ की हुकूमत उल्टा दी थी, तो जब वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने नवाज शरीफ तो उन्होंने 13th अमेंडमेंट की। ये 13th अमेंडमेंट करने के बाद उन्होंने ये इख्तियार ले लिया कि सदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन आगे आपको पता कि नवाज शरीफ के बाद मुशर्रफ आते हैं, तो मुशर्रफ ने क्या किया, 17th अमेंडमेंट की। इट वाज फाइनली रिस्टोर्ड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने की थी द 17th अमेंडमेंट। जब ये 17th अमेंडमेंट हुई, 17th अमेंडमेंट, ये 17th अमेंडमेंट, तो मुशर्रफ ने 17th अमेंडमेंट करके 8 की थी जनरल ज़िया ने, जिसको ये हक देती थी कि वो सदर नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दे। और जो 13 थी जो आपके नवाज शरीफ ने की थी वो सदर को इख्तियार नहीं देती कि वो कर रहे। फिर अगेन हमारे मुशर्रफ हैं, उन्होंने 17th अमेंडमेंट की, जिनको ये इख्तियार दिया कि वो एक तरह से सदर की सूरत में उसे डिसॉल्व कर सकते थे। द बिल इज़ द फर्स्ट बिल सिंस 1973 डिक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये एक तरह से पहला बिल था 18th अमेंडमेंट जिसकी बदौलत सदर के इख्तियारात को कम करने की एक हकमत अमली की गई। अब 18th अमेंडमेंट के बाद क्या चेंजेस आ गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम देखते हैं, वो हम जानते हैं। चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन की आपने 18th अमेंडमेंट की तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस। द नेम ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल ज़िया हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ये एक आर्मी का बंदा था, आर्मी इसकी मुखालफत करती, लेकिन उस टाइम बेनज़ीर की एक शहादत हो चुकी थी और एक तरह से अवाम जो था वो पार्टी की तरफ था। तो और इस ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता भी एक तरह से उल्टाया था। तो अब ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 18th अमेंडमेंट के बाद जनरल ज़िया का नाम रिमूव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के। जनरल ज़िया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा। सरहद जिसे हम NWFP प्रोविंस कहते हैं उसका नाम मैंने आपको बता दिया कि खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। इससे पहले हम सरहद कहते थे। 17th अमेंडमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुशर्रफ हैज़ बीन रिपेल्ड। जो 17th अमेंडमेंट जी तो सदर को अख्तियारात देती थी और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो मुशर्रफ ने इशू किया था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया 17th अमेंडमेंट के बाद। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि
एक तरह से नवाज शरीफ भी ये सारे चीज़ें भुगता चुके थे, मुशर्रफ को भुगता चुके थे एक तरह से, और एक तरह से जो मुशर्रफ उनके बड़े दुश्मन थे। तो इसके अंदर जो सारी जो चीज़ें थी वो मुशर्रफ की फेवर में थी, तो नवाज शरीफ के फेवर में थी, तभी उन्होंने PML नून ने PP का साथ दिया था। और अब मैं ये भी बता चलूँ कि 18th अमेंडमेंट से पहले आप मुल्क के वज़ीर आज़म 2 दफ़ा बन सकते हैं, और जब ये 18th अमेंडमेंट आई तो उसके बाद 3rd टाइम जब आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि उससे पहले 2 दफ़ा था। और ये मियां नवाज शरीफ के लिए बात अच्छी थी क्योंकि उससे पहले वो 2 दफ़ा बन चुके थे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं आती तो वो 3rd दफ़ा नहीं बनते, लेकिन ये चेंज की गई 3rd दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर कोई बन सकता है, और जो चीफ मिनिस्टर है वो भी 3rd दफ़ा बना है। और हमारे कायम अली शादी तो वो 3 दफ़ा बने थे। होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेंस इज टेंटामाउंट हाई ट्रीजन। अभी मुशर्रफ के ऊपर एक केस चला था जिसके ऊपर उनके ऊपर ये ट्रीजन की गद्दारी का केस फैसला आया था, जिसके ऊपर आर्मी ने रिएक्ट किया था कि उनको एक ट्रीजन का केस चला, उसमें उनको सज़ा भी मिली। तो ये क्यों है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेंगे, अगर आपने उसको हटा देंगे, छोड़ देंगे, तब आपके ऊपर ये हाई ट्रीजन लगेगा। तो मुशर्रफ के ऊपर लगा था क्योंकि 2000 गालबन जब इमरजेंसी थी 2007 में किसी मंथ 2000 में उन्होंने एक इमरजेंसी लगाई थी, तो उसी वजह से उन्होंने एक तरह से इमरजेंसी लगाने के बाद उनके ऊपर ये हाई ट्रीजन का केस भी चला है। और दूसरा एक चीज़ क्रिएट की जैसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, CCI जैसे कहते हैं, इसका चेयर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और 90 दिन में से 3 मंथ्स में चारों सूबों के प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो कि कॉमन इंटरेस्ट होगा सारे सूबों के लिए, और उसको हेड प्राइम मिनिस्टर का। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है या कोई इकोनॉमी का इशू है या जंग का है, तो काउंसिल ऑफ कॉमन के इंटरेस्ट में चारों सूबों के प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और बातचीत करेंगे। ये 18th अमेंडमेंट में ये चीज़ क्रिएट की गई। और आगे क्या है, जुडिशल कमीशन विल बी रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ सीनियर जजेस। सुपीरियर जजेस होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके लिए भी एक कमीशन रिकमेंड किया, जुडिशल कमीशन। फाइनल नेम्स ऑफ जजेस विल बी डिसाइड बाय पार्लियामेंट कमीशन, जो पार्लियामेंट की कमीशन होगी फाइनल नेम ऑफ जजेस वही डिसाइड करेगी। ये कहा गया हमारे 18 में कि इसमें मीन्स जजेस के तैनाती का फैसला भी किया गया वो कैसे होगा, और एक जुडिशल कमीशन बनेगी जो रिकमेंड करेगी, और फाइनल जो होगा वो पार्लियामेंट्री कमीशन होगी। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीफ जस्टिस होता है उसका इंतखाब सदर करता है। अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट काउंसिल बिटवीन ट्रेजरी एंड अपोजिशन। अब आपको पता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, अब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कोई नाम दे के लगा लेगा, ये नहीं हो सकता। और ये भी है कि कोई जैसे अपोजिशन लीडर है जैसे शहबाज शरीफ, अभी ये मसला बना था कि बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर उनके लगने थे कमिश्नर, तो एक तरह से इत्तेफाक नहीं होता। तो ये कैसे होता है कि 2-3 नाम प्राइम मिनिस्टर देता है, 2-3 अपोजिशन लीडर, फिर दोनों बैठ के ये बात कर लेते हैं कि चलो हम ये बंदा ले लेते हैं, हम ये बंदा ले लेते हैं। तो अभी जो सिंध और बलूचिस्तान लगी थी, एक शायद PTI की हुकूमत का एक बंदा एक सूबे में लगा, दूसरे में PML नून के बंदों ने इत्तेफाक कर लिया। तो जो इलेक्शन कमिश्नर लगेगा 18th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि उसको ट्रेजरी इन अपोजिशन कि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर अपना बंदा मुंतखब करेंगे, जिसे करेंगे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई और उसकी जो ब्रांचेस थी मंगोरा तुर्बत में वो भी बनाई गई। ये आपको बताना चाहिए कि 18th अमेंडमेंट का ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट 18th अमेंडमेंट के बाद बनी, और उसकी जो ब्रांचेस थी मंगोरा और तुर्बत में भी बनाई गई। रिकग्निशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स टू एजुकेशन एंड इंसर्टेशन ऑफ न्यू सेक्शन अंडर आर्टिकल 25 है। मैं आपको ये बताता चलो, बाज़ का MCQ में ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 25A का मकसद क्या है, इसमें क्या चीज़ की गई है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये गारंटी गई है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि फ्री और आपकी जो फ्री तालीम होगी वो सरकार प्रोवाइड करेगी। ये आर्टिकल 25A का मकसद है कि स्टेट जो होगी वो फ्री प्रोवाइड करेगी कंपलसरी एजुकेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स को अप टू द एज ऑफ 16 साल की उम्र तक ये जिम्मेदारी हुकूमत की होगी कि आपको फ्री तालीम मुहैया की जाए।
तो ये भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट वाज विथड्रॉन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे। अब हम इम्पैक्ट की बात करें कि 18th अमेंडमेंट के बाद एक तरह से कौन से इम्पैक्ट आए, और हमें बाद में NFC भी डिस्कस करना है, और PTI की गवर्नमेंट क्यों से चेंज करना चाहती है हम वो भी डिस्कस करेंगे। जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो आपको पता है कि नेशनल असेंबली में 342 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के। इसकी फेवर में जो वोट आए थे तो 292 लोगों ने इसकी फेवर में वोट दिया था इसको चेंज करने की। तो MCQ आ सकता है कि 18th अमेंडमेंट में कितने लोगों ने वोट दिया था फेवर में, तो आपको पता ना चाहिए 292 लोगों ने फेवर दिया था आउट ऑफ 342 इन्होंने। द अमेंडमेंट टर्न्स द प्रेसिडेंट टू सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट। अब आपको पता है कि सेरेमोनियल कि इनके कोई इख्तियारात नहीं, वो एक तरह से एक तो जो कि ना डमी होती है, एक सेरेमोनियल है कि कोई फंक्शन हो गया, सार्क का बाहर जाना है, तो एक तरह से वो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन जो एक तरह से जो इख्तियारात होते हैं कि क्या करना है, कौन से कानून पास करने हैं, किसको करना है, कोई डिसॉल्व करना है, ये करना है, इमरजेंसी फंड्स वगैरह, ये सारे प्राइम मिनिस्टर के पास आ गए। तो सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट बन गए, और जो सारे पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसफ़र हो गए। और रिमूव द लिमिट की जो लिमिट थी कि आप 2 दफ़ा बन सकते हैं वो 3 दफ़ा आप बन सके। और इसी तरह से जो नवाज शरीफ था अब वो दोबारा लड़ सकते हैं, क्योंकि 2 दफ़ा बन सकते हैं, 18th अमेंडमेंट के बाद वो 3rd टाइम ही बन सकते हैं। द बिल आल्सो एनहांसेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और यही सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर आज इमरान खान और उनकी हुकूमत को कुछ रिजर्वेशन है कि सूबों को 18th अमेंडमेंट के बाद ज़्यादा पावर्स आ गए, उनके पास ज़्यादा पैसे आ गए, उनके पास ज़्यादा पावर्स आ गए। 18th अमेंडमेंट के बाद काफ़ी सारे जो इशू से पहले वफाक और सूबे मिल के देख लेते थे कि सेहत का मामला हो गया, तालीम का मामला हो गया, कुछ और जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं वो साथ में देख लेते थे। लेकिन 18th अमेंडमेंट का काफ़ी जो जैसे तालीम, सेहत, ये वो सूबों को दिए गए कि आप ये खुद करें या आप खुद मैनेज करेंगे, आपको पैसे दिए जाएंगे, आपकी मर्ज़ी है कि आप तालीम कौन सी देना चाहते हैं, क्या करिकुलम सेट करना चाहते हैं, आप अपनी हॉस्पिटल कौन सी बनाना चाहते हैं, किसमें कितना पैसा लगाना चाहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक और, द प्रेसिडेंट विल नो लॉन्गर बी एबल टू डिक्लेयर इमरजेंसी रूल इन प्रोविंस यूनिलैटरली। अब वो अपने आप से सदर किसी प्रोविंस में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता। 18th अमेंडमेंट का तो वो करता था, लेकिन वो नहीं कर सकता, इवन गवर्नर भी वो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो फेडरल हुकूमत होती है वो किसी सूबे में आइन के तहत गवर्नर राज लगा सकती है, उसकी हुकूमत को हटा के। अब हम ये था 18th अमेंडमेंट, हमने जाना कि क्या था, किसके रीज़न था, लेकिन सूबों को इख्तियार दिए गए थे कि सूबे ज़्यादा इंडिपेंडेंट अपने काम करें, वफाक से पैसे ले, वो मैं आपको पता चलूँगा। NFC अवार्ड एक रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन, हम जानेंगे कि वफाक कितने पैसे अपने सूबों को देता है, कितने अपने लिए रखता है, खर्च वगैरह क्या करता है, तो हम वो सारा कुछ जानेंगे अपने इस NFC अवार्ड से। मैंने आपको समझा दिया कि 18th अमेंडमेंट क्या था। अब हम बात करेंगे NFC अवार्ड के बारे में कि NFC अवार्ड क्या है, व्हाट इज़ एन NFC अवार्ड। पाकिस्तान इज़ ए फेडरेशन, आपको पता है कि फेडरल हुकूमत होती है जिसके अंदर 4 सूबे होते हैं, जैसा कि आपको पता है सिंध, पंजाब, KPK के जैसे खैबर मखदूम, बलूचिस्तान, और उसके दूसरी भी टेरिटरीज होते हैं। आपको पता है कि 4 सूबों के अलावा हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान होती है, जहाँ पे सेमी ऑटोनॉमस हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर होते हैं, जहाँ पे एक तरफ से आज़ाद हुकूमत है जिसका ताल्लुक फेडरल हुकूमत से होता है। तो पाकिस्तान एक फेडरेटिंग यूनिट है जिसके अंदर 4 सूबे हैं, 2 टेरिटरीज़ हैं, जो कि अभी इनका फेट डिसाइड होना है क्योंकि हमारा कश्मीर का एक इशू चल रहा है। अब NFC का क्या मतलब वो मैं आपको समझाता चलूँ। NFC अवार्ड इज मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन, इसका मतलब होता है कि जो एक तरह से जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं सूबों में। अब मैं आपको बताऊँ, वफाक जो है एक तरह से फादर फिगर है, और जो सूबे हैं वो एक तरह से 4 सन्स हैं, 4 बेटे हैं। सारे जो पैसे कमाई आते हैं बाप के पास आती है। अब बाप बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसका एक कंफर्म फार्मूला है जिसके तहत वो देखता है कि इनकी ये नीड्स हैं, इनके हिसाब से इनको ये पैसे मिलने चाहिए। तो NFC जो अवार्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, और फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। प्रोविंस के अंदर मीन्स जो फेडरल हुकूमत, इमरान खान हुकूमत
कुछ पैसे वो अपनी हुकूमत के लिए रखेंगे, फेडरल हुकूमत, और कुछ पैसे वो 4 सूबों को देंगी इनको रन करने के लिए। तो हम जानेंगे कि क्या इशू आ रहा है आफ्टर द। अब आपको थोड़ी इसकी तारीख बता दूं। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो 1935 का उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने पहले ये अवार्ड दिया था कि उनके जो यूनिट्स हैं उन्होंने ये नाइमियर अवार्ड दिया था 1936 में। तो अगर आप थोड़ी इसकी तारीख देख लें तो 1936 में ये अवार्ड दिया था। जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो हिस्से थे उनमें ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, नेमियर। उसके बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने जो अवार्ड दिया था, अब इससे पहले जो जिसे हम नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड कहते हैं, इससे पहले ये अवार्ड था रेस्टमैन प्रोग्राम, क्योंकि जो लियाकत अली खान के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो सेक्रेटरी थे उनका नाम रेस्टमैन कुछ ऐसा था। तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने पहला जो प्रोग्राम दिया था सूबा में पैसे डिस्ट्रीब्यूट का, उनका रेस्टमैन था, क्योंकि जो फिनांस सेक्रेटरी थे गालिबन उनका नाम रेस्टमैन था। तो बाद में जाके ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड बना, लेकिन उससे पहले अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो उसका नाम था रेस्टमैन प्रोग्राम। NFC अवार्ड इंक्लूड अब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं टैक्सेस की, जो सूबा टैक्सेस कलेक्ट, फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है, डिविजनल पूल जो भी टैक्सेस बिजली के, पेट्रोल के, इनके सारे जो टैक्सेस होते हैं, हम कारपोरेट किसी की बिजनेस पे जो टैक्स होते हैं, सेल टैक्स, अगर कोई प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स करती है, जैसे चाय पत्ती सिगरेट, या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, अगर हम कुछ चीज़ें बाहर से आती हैं तो अगर वहाँ उनके ऊपर जो टैक्स होता है तो सारे ये पैसे टैक्सेस से आते हैं, क्योंकि वफाक टैक्सेस कलेक्ट करता है। पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस लगता है, प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्सेस लगता है, प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस लगता है, तो वो टैक्सेस वफाक कलेक्ट करके अपने सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिविजनल पूल। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, उसका कुछ फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 160 द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर एवरी 5 years प्रेसिडेंट विल कॉन्स्टिट्यूट द NFC फॉर द पीरियड ऑफ 5 year। अब ये आर्टिकल 160 तक ये सदर होता है, जो कि NFC की कमीशन वो बनाता है कि 5 सालों की ये मैंने कमीशन बना जिसके ये मेंबरान है जो कि डिस्कस करेंगे। तो आपको बताएं व्हाट इज़ द इशू ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स इन पाकिस्तान। आपको पता यही एक मसला है जिसके ऊपर PTI की हुकूमत कह रही है कि क्योंकि जब आप NFC में पैसे देते हैं तो ये पैसे आप इस हिसाब से देते हैं कि डिविजनल एक पूल बना हुआ है, और ये होता है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगर आप देख लें कि इमरान खान के पास 100 रुपये हैं, तो 57.5 रुपीज़ जो होंगे वो सूबों के पास चले जाएंगे। कितने, तकरीबन 57 के या 58 बोल रहे हैं, और 42 रुपीज़ रह जाते हैं इमरान खान की हुकूमत के पास, मीन्स फेडरल हुकूमत के पास। अब ये 58 तो सूबों के पास चले गए, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे चल के, मतलब सूबे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन ये जो 42 रुपीज़ इमरान खान की हुकूमत के पास बचते हैं, ये उनको बचते हैं, इनसे भी जाता है। इन 42 रुपीज़ से इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारी आर्मी को देने पड़ते हैं, जैसे कहते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो उसमें काफ़ी सारा बड़ा शेयर हमारा डिफेंस में चला जाता है, क्योंकि हम एक सिक्योरिटी स्टेट्स हैं, इंडिया के साथ हमारे ज़्यादा हमारा मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो इस 42 रुपये से काफ़ी पैसे सिक्योरिटी में डिफेंस में चले जाते हैं। इंडिया के साथ हमेशा हमारी एक तरह से, तो इंडिया पर काफ़ी पैसे खर्च करता है, तो 42 रुपीज़ वफाक के जो बचते उसमें डिफेंस से लगा। इसके पास कर्जे, जो हुकूमत आती है वो IMF के पास जाती है और कर्जे चढ़ जाते हैं, क्योंकि करप्शन होती है, कर्जे लेते हैं रिफॉर्म्स करने के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए, जो रिफॉर्म्स करते हैं। लेकिन कोई हुकूमत सच नहीं जिसने कोई रिफॉर्म्स की हो जिसमें इदारे कमाए। जैसे हमारा रेलवे खसारा करता है, PIA खसारा करता है, और सारे जो खसारे होते हमारे इदारे ज़्यादा पैसे खसारा करता है, और गवर्नमेंट को उनको सब्सिडी देनी पड़े, वो भी इन 42 रुपीज़ से, कि चलो PI ने खसारा कर दिया, इनको भी कुछ बिलियंस रुपीज़ दे दो, और आपके स्टील मिल ने खसारा कर दिया उसको भी पैसे दे दो, रेलवे ने खसारा कर दिया उसको भी पैसे दे दो। तो डिफेंस को भी वो पैसे देते हैं, वहाँ काफ़ी पैसे चले गए। ये जो इदारे खसारा करते हैं उनको दे दिए, वो भी चले गए। और थर्ड पे आते हैं आपके कर्जे। जो कर्जे होते हैं वो सूबे नहीं पे करेंगे, ये कर्जे भी हुकूमत ने पे करने थे। तो इन्हीं 42 रुपीज़ से इमरान खान को बाहर के IMF के दीगर बैंक्स के कर्जे भी देने होते हैं। तो इन दी एंड में जब डिफेंस में काफ़ी पैसे चले जाते हैं, जब काफ़ी पैसे इन सब्सिडीज़ में, इन इदारों में चले जाते हैं जो कि लॉस करते हैं,
और जब आप अपने कर्ज़ों की किस्तें देते हैं तो वफाक के पास 0 पैसे बच जाते हैं डेवलपमेंट, क्योंकि वफाक भी कुछ पैसे रखना चाहता है अपनी डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आ गया तो लोग वफाक को कह रहे थे कि आप कोई रिलीफ पैकेज दें। अरे भाई, अभी इमरान खान ने एक एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को 12-12 हज़ार दिए, लेकिन ये अगर वफाक के पास अगर पैसे होंगे नहीं तो वो कैसे देंगे लोगों के पास, क्योंकि उनके पैसे तो डिफेंस में, कर्ज़ों में और में चला जाता है 42 रुपये, तो वो सारे उनके पास चले जाते हैं। अब अगर ऐसी मुसीबत, कोई फ्लड आ जाती है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है या इंडिया के साथ कुछ ज़्यादा हो जाता है तो हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वफाक के पास तो पैसे बचते ही नहीं कि अपने उन चीज़ों में खर्च करें। तो यही चीज़ है कि इमरान खान बार बार जलसों में इनको कहता है कि भाई हमारे पास तो वो ये 42 रुपीज़ हमारे खर्च जाते हैं, हमें डेवलपमेंट के लिए पैसे, कहीं वफाक कोई सड़क बनाना चाहती है, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, कोई मेट्रो बनाना चाहती है, वफाक भी होती है कि प्रोग्राम करती है, कोई रिलीफ पैकेज देना चाहिए, नौजवानों को कुछ देना चाहिए, तो उनके पास तो पैसे बचते नहीं इन सच, और सारे पैसे ये सूबों के पास चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि अपोजिशन के साथ इन्हीं पे डिस्कस हो रही है कि सूबे कुछ पैसे वफाक को दें, और यही बात है कि वो उनसे डिस्कस करें। बाज़ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम इस चीज़ को नहीं मानें, क्योंकि वो उनके तो फ़ायदे, अच्छी की बात है कि उनके सूबे को पैसे मिलते हैं, वो अपने पैसे अपने इंडिपेंडेंस के साथ खर्च करते हैं। पंजाब और केबी के ज़्यादा क्योंकि नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी हुकूमत है। बलूचिस्तान के अंदर भी उनकी इत्तेहादी हुकूमत है, तो ज़्यादातर जो गोलाबारी आएगी, इसकी मुखालफत आएगी, वो सिंध से आएगी, क्योंकि सिंध के अंदर मुराद अली शाह पीपी की हुकूमत है, तो वो चाहेंगे हमें अपने पूरे पैसे में लेने के। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इन मामलात को चलाने में आर्मी का बड़ा किरदार होता है, और इन्हीं लीडरान के ऊपर काफ़ी करप्शन के केसेस हैं, जैसे आसिफ अली जरदारी के ऊपर, फरियाल टालकुपे के ऊपर, नवाब शरीफ के ऊपर, तो उनके ऊपर तो करप्शन के केसेस हैं। तो होगा ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको टाइट करेगी, और ये कहीं ना कहीं राज़ी हो जाएंगे, चलो हम आप हमें ये रिलीफ दें, हमारा ये केस ख़त्म करें, ये केस ख़त्म। इवन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा पे, मरीम, सब पे केसेस हैं, तो उनको इस्टेब्लिशमेंट इशारा देगी, चलो हम आपकी ये केसेस माफ़ करा देते हैं, आप किसकी मुखालफत ना करें, ये ना करें, क्योंकि आर्मी भी तो चाहती है ना कि वफाक स्ट्रॉन्ग हो, वफाक के पास पैसे हों। और ये भी ये कहा जाता है कि अब जैसे कोरोना वायरस हो गया तो एक यकसान पॉलिसी नहीं थी। फेडरल कहता है कि भाई ये सेहत का इशू है, ये 18th अमेंडमेंट में आपका इशू है। सूबा कहता है कि आप एक पूरे पाकिस्तान की यकसान पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि आप इंटर प्रोविंशियल ट्रेवल करते हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होते हैं, ट्रेन को एक दूसरे से दूसरे सूबे में आना होता है, तो एक यकसान पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये इशू है इमरान खान का कि उनके पास, उनकी हुकूमत के पास पैसे नहीं बचते, तो वो अभी कह रहे हैं कि उन्होंने असद उमर को ये कंफर्म किया है टीवी मीडिया पे, हम अपोजिशन से टॉक्स में है 18th अमेंडमेंट में। अपोजिशन बाहर से कहेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अवाम उनको गालियां देगा, लित्तर पड़ेगा, लेकिन वो टॉक्स कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी अपोजिशन, ये नेब के थ्रू, नेब बना ही मुशर्रफ के दौर में था, उसको यूज़ किया जाता है अपने अपोनेंट्स के ख़िलाफ़, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ख़िलाफ़, तो उनकी तो फेवर लिए जाएगी, उनके बेनिफिट्स लिए जाएंगे, और ये गालबन कुछ ना कुछ 18th अमेंडमेंट होगा कि हम ये बात करें, क्योंकि आर्मी के ख़िलाफ़ कौन खड़ा होगा, हर कहेंगे चलो ठीक है हम कुछ मान लेते हैं, नहीं खड़ेंगे तो उनके केसेस टाइट होंगे, उनको सज़ा होगी, तो वो अपने बेनिफिट में कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि सूबों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट, ये जो 58 रुपीज़ सूबे में जाते हैं, इट इज़ इंट्रोड्यूस मल्टीपल फैक्टर्स फ्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज अमंग द प्रोविंस। फैक्टर्स क्या हैं, एक पॉपुलेशन है, 82% जो 58 रुपीज़ जाते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर पॉपुलेशन पे पैसे जाने हैं सूबों के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो पैसे होंगे वो पंजाब के अंदर जाएंगे, और सबसे कम बलूचिस्तान के अंदर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 82 ये फैक्टर है पॉपुलेशन, तो वो आपने देखने हैं, एक बेटे, तो जो मैंने आपको बताया, फादर, बड़े बेटे के अगर 10 बेटे हैं और दूसरे के 6 बेटे हैं, तो फादर क्या करेगा, अगर बड़े बेटे की ज़रूरत ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा पैसे, तो पॉपुलेशन के साथ 82% देखा जाता है कि सूबों के 58 से कितना शेयर जाएगा। उसके अलावा ये देखा जाए पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, उसका 10.3% दिया जाएगा। जैसे बलूचिस्तान के अंदर गुर्बत भी ज़्यादा है, बैकवर्डनेस भी ज़्यादा है, तो ये जो 10% है वो शेयर वहाँ पर जाए। रेवेन्यू कलेक्शन, अब ये भी देखा जाता है कि किस सूबे से ज़्यादा हम टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, किस सूबे से हमें ज़्यादा टैक्सेस मिलते हैं, तो ये भी देखा है।
रेवेन्यू जनरेशन। और ये भी देखा जाए इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी कि ज़्यादा डेंसिटी किस सूबे में कि कितने बंदे वहाँ ज़्यादा रह जाए, कराची लाहौर तो 2.7%। ये भी देखा, इवन ये भी देखा जाता है कि वहाँ से जो नेचुरल ज़खायर जैसे बलूचिस्तान रॉयल्टी दिया जाता है कुछ ज़ीरो, पता नहीं कुछ एक फिगर है जिसके अंदर इतनी बड़ी नहीं है कि 10%, ये नहीं कोई 2 पॉइंट समथिंग कुछ है कि अगर सिंध से कोई तेल निकला तो उस डिस्ट्रिक्ट को 2 पॉइंट समथिंग दिया जाएगा, बाकी सारा तेल वगैरह या गैस वफाक ले जाएगा। तो इन सूबे से हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। देखने का बहुत शुक्रिया। इसको बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी। आपको पसंद आता तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।